एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और वो सवाल ये है कि क्या अब अगर भारत पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो क्या सऊदी अरब उसके साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? क्या पाकिस्तान पर हमला होगा तो यह हमला सऊदी अरब पर भी माना जाएगा? ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसने भारत के सामने एक नई चुनौती पैदा की है और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जो रियाद के शाही महल से आई हुई तस्वीरें हैं। ये क्या कह रही हैं, ये बहुत जरूरी है इस वक्त क्योंकि भारत को इस पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इन दोनों देशों का पहला औपचारिक समझौता है जिसमें खास प्रावधान को शामिल किया गया है और वो प्रावधान ये है कि दोनों देश एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी देंगे। अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसे सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा और अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो इसे पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। इसको समझने के लिए नेटो वाला उदाहरण लीजिए कि अगर किसी एक नेटो देश पर हमला होता है तो वो सभी नेटो देश उसको अपने ऊपर हमला मानकर उसके साथ मिलकर वो जंग लड़ते हैं। वैसे ही क्या इन दोनों का ये जो डील हो रही है ये भारत के लिए चिंता का सबब है। अगर दोनों देशों में से किसी एक पर हमला हो तो दोनों देशों पर ये अटैक माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसे अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन बोथ कहा जाता है और पाकिस्तान लंबे वक्त से कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरब के साथ वो ऐसा कोई समझौता कर ले और लंबी कोशिशों के बाद आखिरकार अब ये दुनिया के सामने आ गया है। अब तक पर्दे के पीछे चल रहा था लेकिन आखिरकार ये समझौता पाकिस्तान करने में कामयाब हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि सऊदी अरब 75 साल बाद ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उसके साथ तैयार हो गया। आप इन तस्वीरों को देखिए, इसमें आपको शहबाज शरीफ दिख रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान दिख रहे हैं, आसिम मुनीर दिख रहे हैं। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की मोहम्मद बिन सलमान के साथ ये बैठक हुई है, ये बातचीत हुई है, हस्ताक्षर हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने शाही महल में उनके साथ ये पूरी मुलाकात की है और ऐसा नहीं है कि सबको पता है कि इस वक्त क्या चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और इससे पहले जब शहबाज शरीफ का विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ तब सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने उसे एस्कॉर्ट किया। हालांकि आपको हम बताएंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी सऊदी अरब ने किया था। बाद में एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तो आखिर ये कैसे हो गया? जो पाकिस्तान हर बार कटोरा ले लेकर सऊदी अरब के पास भीख मांगने के लिए पहुंच जाता था, उसे अचानक से इतना सम्मान सऊदी अरब में क्यों मिल रहा है? जूम इन करके ये तस्वीर एक बार दिखाइए। 21 तोपों की सलामी मिली है शहबाज शरीफ को। शायद इस तरह का कहीं उसे सम्मान नहीं मिल रहा होगा। वो खुद भी बहुत चक्का होगा कि यार इस बार मेरे साथ हो क्या रहा है। 21 तोपों की सलामी शहबाज शरीफ को सऊदी अरब में मिली है। और सोचिए सऊदी अरब के पास भीख मांगने ये हमेशा पहुंचता था। ये तस्वीरें हैरान करती है लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसमें भी झूठ की मिलावट करके ये कह रहा है कि ऐसा सम्मान आज तक किसी को सऊदी अरब ने नहीं दिया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी जब सऊदी अरब गए थे तब उन्हें भी 21 तोपों की सलामी दी गई थी। तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे तब उन्हें भी 21 तोपों की, कुछ देर में आएगा। ये अभी आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ की ये तस्वीरें हैं जो अपनी पूरी टीम से वहां पर सबको मिला रहे हैं रियाद पर। और ये जो ईयर टू ईयर मुस्कान आप देख रहे हैं, ये बहुत कम मौके आजकल शहबाज शरीफ को मिलते हैं क्योंकि हर जगह रुसवाई ऐसी होती है, बगल में खड़े इंतजार करते हैं कि बड़े नेता उनसे मिले, बात करें। लेकिन अब देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं कुछ ही देर में। प्रधानमंत्री मोदी जब सऊदी अरब गए थे तब उन्हें भी 21 तोपों की सलामी दी गई थी और उनके विमान को भी ऐसे ही एस्कॉर्ट किया गया था। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा ट्रीटमेंट मिलना ये बताता है कि सऊदी अरब जरूर कुछ बड़ा सोच रहा है और आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। ये सच है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसी तरह से 21 तोपों की सलामी दी गई थी, इसी तरह से उनको भी एस्कॉर्ट किया गया था। लेकिन
शहबाज शरीफ को यह सम्मान मिलना, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? पहले आप ये वीडियो देखिए। बहुत सारे लोग इस समझौते को एक संधि बता रहे हैं, जबकि ये संधि यानी कोई ट्रीटी नहीं है बल्कि एक समझौता है और इसका नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट। अब देखिए, पाकिस्तान की जो हालत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के पास, वो हर जगह बिलबिला कर पहुंच रहा है और इसी फिराक में वो कहां तक पहुंचा है। इस अग्रीमेंट को, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट को सऊदी अरब के साथ करने के लिए उसने किसकी पैरवी लगवाई, उसने क्या कुछ पीछे बिहाइंड द सीन्स किया है, वो सब हम आपको बताएंगे ताकि ये समझौता हो जाए, क्योंकि उसके लिए उसके वजूद की इस बार लड़ाई बन गई है। पाकिस्तान को यह अच्छी तरह से पता है कि एक बार और अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर उसका अस्तित्व मिट सकता है। देखिए, हिंदी में आप इसे साझा रक्षा समझौता कह सकते हैं, जिसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार सऊदी अरब के लिए इस्तेमाल करेगा। अब दोनों तरीके से इसको देखिए। अभी दोनों देशों ने सिर्फ इतना बताया है कि अब वो एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी देंगे और किसी भी परिस्थिति में एक देश पर हुआ हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह शर्त काफी हद तक, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, नेटो देशों के आर्टिकल 5 जैसी है। सुरक्षा की गारंटी देना एक दूसरे को, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप को मिलाकर कुल 32 देश है और इन देशों ने आर्टिकल 5 के तहत यह तय किया है कि अगर कभी भी इनमें से किसी भी देश पर कोई हमला होता है तो इसे नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इस शर्त के कारण दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक नेटो के किसी भी देश को फुल स्केल वॉर में शामिल नहीं होना पड़ा है और इसी बात से पाकिस्तान ने भी मौका पाकर सऊदी अरब के साथ यह नया रक्षा समझौता किया, जिसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि समझौते से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सऊदी अरब की सुरक्षा गारंटी मिल जाएगी और अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो यह हमला सऊदी अरब पर भी माना जाएगा। हालांकि यह बात कई सुरक्षा एक्सपर्ट्स को हजम नहीं हो रही है। आएंगे हम इस पर। दूसरा पहलू यह है कि इजराइल, ईरान और येमेन के खिलाफ सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सुरक्षा गारंटी मिल जाएगी और एक न्यूक्लियर संपन्न मुस्लिम देश अगर पूरे विश्व में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यहां असल में पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाया है। जो लंबे वक्त तक वो पर्दे के पीछे कर रहा था, वो इधर उधर से गिड़गिड़ाकर उसने ये अग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ कर लिया है। पिछले हफ्ते 9 सितंबर को इजराइल ने कतर के दोहा में हमास के चीफ पर हमला किया, जिससे मिडिल ईस्ट के सभी देशों में एक डर फैल गया और सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई जैसे देशों को यह लगने लगा कि अगर इजराइल कभी उन पर हमला कर दे कि भाई यहां पर यह आदमी छिपा हुआ है हमास का, तो खुद को कैसे बचाएंगे और इन देशों के पास तो परमाणु हथियार नहीं है। इसी डर को पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और हाल के दिनों में आपने देखा होगा ओआईसी के 57 मुस्लिम देशों की जो इमरजेंसी बैठक हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने कहा कि वो इस्लामिक देशों की नेटो जैसी सेना बनाने के लिए तैयार है और उसके पास तो परमाणु हथियार भी है। बड़ी बात यह है कि जब अरब लीग के मुस्लिम देश इस पर विचार ही कर रहे थे, तब उससे पहले सऊदी अरब ने बिना वक्त गवाए पाकिस्तान को एक संदेश भेजा और शहबाज शरीफ को रियाद बुलाकर उनके साथ यह समझौता कर लिया। दोनों तरफ से यह मामला है, समझिए, क्योंकि अगर इजराइल, यमन, इन सब के खिलाफ गारंटी चाहिए सऊदी अरब को, तो उसको पाकिस्तान अपने खेमे में चाहिए ताकि वो उसके न्यूक्लियर पावर होने का एक दबदबा और उसकी सुरक्षा गारंटी मिले। और बदले में पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा ये मौका था। कटोरा लेकर घूमने वाले देश को आप सोचिए, सऊदी अरब गले लगा रहा है और सुरक्षा गारंटी की बात कर रहा है। यह समझौता मौजूदा घटनाक्रम की वजह से हुआ है और इसमें भी अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। अब आइए असल मुद्दे पर। अब तक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कतर और सऊदी अरब जैसे देशों को सुरक्षा की गारंटी दी थी और इन देशों को लगता था कि अगर कभी इन पर हमला होगा तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन अमेरिका ने यहां भी इन देशों के साथ अपने इस भरोसे को तोड़ दिया और जब इजराइल ने 9 सितंबर को कतर पर हमला किया तो अमेरिका ने उसकी जो मदद की बड़ी सीमित की। इसी बात से मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को परेशान कर दिया और वो ये सोचने लगे कि अगर परमाणु संपन्न अमेरिका नहीं होगा साथ में तो वो किस देश से सुरक्षा की गारंटी का सौदा करेंगे। और इसी सवाल के बीच पाकिस्तान की एंट्री होती है, जिसने अपने परमाणु हथियारों की एक एडवांटेज की तरह उसने इस्तेमाल किया और पहले सभी मुस्लिम देशों को नेटो जैसी सेना बनाने के लिए कहा और अब सऊदी अरब ने आज उसके साथ ये समझौता
कर भी लिया। अब इसकी गंभीरता समझिए। हालांकि इस समझौते के पीछे एक और कहानी है जो मैं आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं। जिस सिफारिश की हम बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में हाय तौबा मची है कि आखिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये समझौता कैसे हो गया। तो इसके पीछे एक पारिवारिक एंगल है। आइए बड़े स्क्रीन पर और उस पारिवारिक एंगल को समझिए, क्योंकि अगर इस्लामिक ब्रदरहुड और ओआईसी कंट्री शामिल है उसमें, तो ये देखिए, ये है पूरा मामला। पाकिस्तान का जो शरीफ परिवार है, अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो यहां एक तरफ आपको सऊदी अरब का, लेकिन पहले पाकिस्तान का देखिए। पाकिस्तान का शरीफ परिवार, ये दोनों वही परिवार है जिनके बीच पिछले 3 दशकों से मजबूत पारिवारिक संबंध रहे हैं। ये है नवाज शरीफ, जहां से आप मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज, आसमा नवाज और उनके भाई नीचे, उनके 4 बच्चे, और इधर शहबाज शरीफ जिनके राबिया, हमजा, खदीजा और सुलेमान। ये है पूरा नवाज शरीफ का परिवार, जिसमें अब उनकी गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं इस वक्त पाकिस्तान के। और अब दूसरी तरफ आ जाइए, ये है सऊदी अरब का राज परिवार, किंग इब्न सऊद, जिनके किंग सऊद, अब ये पूरा हम आपको ऐतिहासिक तरीके से दिखा रहे हैं कि पूरा परिवार क्या है। किंग सऊद, किंग फैसल, किंग खालिद, जो कि 1953 से 64 तक, 64 से 75 तक दूसरे बेटे, और उसके बाद से 75 से 82 तक ये किंग बनकर रहे। और फिर इधर किंग फहद है 82 से 2005 तक, किंग अब्दुल्ला 2005 से 2015 तक, किंग सलमान 2015 से प्रेजेंट तक, और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनकी वहां पर तूती बोलती है। देखिए, ये दोनों वही परिवार हैं जिनके बीच पिछले 3 दशकों से मजबूत पारिवारिक संबंध रहे हैं। और इन्हीं पारिवारिक संबंधों की मदद लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ ने समझौते के लिए सहमति बना दी है। तो समझ लीजिए कि इन दोनों परिवारों में एक बहुत लंबा संबंध रहा है, और इसी वजह से माना जा रहा है कि अभी बाकी ओआईसी देश सोच ही रहे थे कि नेटो के तर्ज पर वो एक अपनी सेना बनाए, और नेटो के तर्ज पर वो ऐसे एक संगठन बनाए जिसके जरिए एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा, उनकी एक जॉइंट इस पर सुरक्षा डील हो। उससे पहले ही सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बाजी मारी। साल 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट किया था और उन पर अपनी हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था, तब सऊदी अरब के शाही परिवार ने ही नवाज शरीफ की मदद की थी। जब जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ फंसते थे तो तुरंत सऊदी अरब की तरफ मुड़ते थे, और सऊदी अरब का शाही परिवार अपने दोस्ताना निजी संबंधों की वजह से उनकी मदद करता था। इस परिवार को हाउस ऑफ साउद भी कहा जाता है। उस वक्त सऊदी अरब के किंग ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी को भेजा, और रफीक हरीरी और परवेज मुशर्रफ के बीच उस वक्त एक डील हुई। डील ये थी कि नवाज शरीफ को दिसंबर 2000 में पाकिस्तान से निकालकर सऊदी अरब भेजा जाएगा, और वो अगले 10 साल तक निर्वासित रहेंगे और राजनीति में वापस नहीं आएंगे। और बदले में परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि सऊदी अरब के किंग को उधार पर कच्चा तेल देना होगा और पाकिस्तान को आर्थिक मदद करनी होगी। आप सोचिए किस हद तक नवाज शरीफ के लिए शाही परिवार जाने को तैयार था। ऐसी दोस्ती थी। सऊदी अरब के शाही परिवार ने सिर्फ नवाज शरीफ को बचाने के लिए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई, और नवाज शरीफ अपने परिवार के साथ 10 साल तक सऊदी अरब में निर्वासन में रहे, और यह निर्वासन उनके लिए कोई सजा जैसा नहीं था। सऊदी अरब के किंग उन पर इतने मेहरबान थे कि उन्होंने अपने देश में रहने के लिए एक महल दिया नवाज शरीफ को, और 2007 तक शहबाज शरीफ भी 7 साल तक सऊदी अरब में ही रहे और महल में रहे, पूरे राजसी ठाट के साथ रहे। ये सऊदी अरब के शाही परिवार की ही नेमत थी उन पर। यह वही समय था जब सऊदी अरब के शाही परिवार और पाकिस्तान के शरीफ परिवार का रिश्ता और मजबूत हो गया, क्योंकि साथ रहे, 7 साल रहे और मिलते जुलते रहे। विकीलीक्स के खुलासे में यह बात पता चली कि सऊदी अरब किसी भी तरह पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी की जीत दिलाना चाहता था, और इसके लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के चुनाव में उनकी पार्टी को खूब चंदा दिया। परवेज मुशर्रफ के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तारिक अजीज ने पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत को खुद बताया कि सऊदी अरब के किंग ने शरीफ की पार्टी को चुनाव में कितने पैसे दिए। 10 साल सऊदी अरब में रहने के बाद अलग अलग वक्त पर नवाज शरीफ बाद में लंदन गए
और फिर लंदन से पाकिस्तान लौटकर मई 2013 में फिर से वो प्रधानमंत्री बने। पहली बार जब उन्हें बाहर भेजा गया तो वो सऊदी अरब में ही रहे थे, राजसी ठाट से। दूसरी बार जब गए तो लंदन में रहे। उस दौर में भी पाकिस्तान की हालत ऐसी थी कि वो दुनिया भर में भीख मांग कर रहा था और कहीं से उसको मदद नहीं मिल रही थी। लेकिन इसके बाद नवाज शरीफ रियाद आए और मार्च 2014 में सऊदी अरब ने, आज के हिसाब से अगर देखिए उस वक्त जितना पैसा था, आज के हिसाब से वो पैसा लगभग 13,000 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का कर्ज दिया और पाकिस्तान का दिवालिया निकलने से बचा लिया। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि सऊदी अरब के जद्दा को शरीफ परिवार का दूसरा घर कहा जाता है और नवाज शरीफ के बेटे, ये जो आपको दिख रहे हैं इस तस्वीर में, हुसैन नवाज सऊदी अरब के शाही परिवार के सदस्यों के साथ स्टील बिजनेस चलाते हैं, जबकि छोटे बेटे हसन नवाज लंदन में कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाते हैं और उसमें भी सऊदी अरब का शाही परिवार खुद पार्टनर है। यहां तक है रिश्ता, मतलब जमीन के नीचे जड़ें खोजते रह जाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सऊदी अरब के शाही परिवार ने शरीफ परिवार का इतना साथ दिया है कि अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सऊदी अरब की मेहमान नवाजी और आर्थिक मदद का बदला चुकाना चाहिए। और इसके लिए अब तक पाकिस्तान अपने कमांडोज को सऊदी अरब की सुरक्षा में तैनात करने के लिए भेजता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ये रक्षा समझौता कर लिया और इससे आप समझ सकते हैं कि ये मामला सिर्फ दोनों देशों के समझौते का नहीं है, बल्कि ये दो देशों के परिवारों का भी है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार आपको ये भी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जितनी भी डींगे हाँक ले, आज इस पारिवारिक रिश्ते की वजह से एक समझौता करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी आप देखिए कि ये डील हो रही है और दोनों का रिश्ता ऐसा है कि व्यापार भी खूब चल रहा है। और फिर कहता है पाकिस्तान की, देखिए ऐसी तो किसी को आज तक सम्मान नहीं मिला। लेकिन अब हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब पहुंचे थे तो इसी तरह से उनको भी फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो उनको भी 21 तोपों की सलामी दी गई थी। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री के सऊदी अरब के दौरे की। अब मैं एक बार फिर से आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ। क्राउन प्रिंस के साथ आप प्रधानमंत्री को गले मिलते हुए देख रहे थे। ये रिश्ता बहुत अच्छा है और तमाम अरब देशों से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाकर रखा है। लेकिन एक तस्वीर मैं दिखाना चाहती हूँ अब आपको यहाँ पर। यह तस्वीर मक्का की है, जहां इस साल की हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब ने एक अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था और पूरी दुनिया में यह चर्चा हुई थी कि भाई मक्का के बाहर सऊदी अरब ने एक अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों लगाया है। उस वक्त मक्का के पास तैनात हुआ यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम यह बता रहा था कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को लेकर कितना चिंतित है और उसे हर पल यह डर था। यह मक्का के पास तैनात किया हुआ, अगर हम दिखा सके, यह दिन की तस्वीर है, थोड़ा जूम इन करके ये देखिए, यह है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो मक्का के बाहर में तैनात था। यह अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। डर क्या था? उसे चिंतित था सऊदी अरब, उसे हर पल यह डर था कि उस पर ईरान, इराक, यमन या फिर इजराइल ने हमला कर दिया तो कोई भी हमला हो सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। इस डर का ही कारण है कि आज मिडिल ईस्ट के देशों में सऊदी अरब अपनी सेना पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। आप सोचिए, यह डर ऐसा है कि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का कितना खर्च करता है, सोचिए 2.7%, जिस पर लगातार अब युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सऊदी अरब अपनी जीडीपी का 7.3%, ये देखिए, सऊदी अरब 7.3% अपनी जीडीपी का सेना पर खर्च कर रहा है। अगर पाकिस्तान दुनिया का 29वां नंबर पर है रक्षा बजट में, तो दुनिया के 7वें नंबर पर सऊदी अरब है जो 7.3% खर्च कर रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर सऊदी अरब को युद्ध का डर नहीं है तो वो अपनी सेना पर दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहा है। और अब उसने परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान से भी यह समझौता क्यों किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक साथ आना मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप के लिए भी एक बड़ी घटना माना जाएगा और उसे आप इस लिस्ट से समझ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान और इधर सऊदी अरब, अगर सेना की रैंकिंग आप देखिए तो पाकिस्तान 12वीं नंबर पर है और सऊदी अरब 24वीं नंबर पर है। सोर्स है ग्लोबल फायर पावर 2025 की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ये समझता है कि वो इस दोस्ती से कैसे फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान ये समझौता करके इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि सऊदी अरब के पास एक से एक बेहतरीन हथियार है।
अब आप इन तस्वीरों को देखिए, F-15S फाइटर जेट्स। अब सऊदी अरब के पास क्या एडवांटेज है? अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। सऊदी अरब के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-15S फाइटर जेट है। यह यूरोपीय देशों का यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट कहा जाता है, जो एक साथ जमीन, हवा और पानी से अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। और यह फाइटर जेट भी सऊदी अरब के पास है। सऊदी अरब के पास पेट्रियट जो विमान है वो भी है। लेकिन एक बार फिर से आपको थोड़ा सा कंपैरिजन हम दोनों की आर्मी का दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर सैनिकों के मद्देनजर आप देखिए तो पाकिस्तान 17 लाख सैनिक है पाकिस्तान के पास, वहीं सऊदी अरब के पास लगभग 4.25 लाख। पाकिस्तान परमाणु हथियार 170 रखता है, सऊदी अरब के पास नहीं, किसी मुस्लिम देश के पास नहीं है। पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। अब एयरक्राफ्ट देखिए 1399, जो कि सऊदी अरब जैसे अमीर देश के पास भी सिर्फ 917 है, इतना वो खर्च करता है। पाकिस्तान 328 उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और सऊदी अरब के पास 283 है। पाकिस्तान के पास टैंक के तोपे 2627 है, वहीं सऊदी अरब के पास 840, मतलब आप सोचिए 3 गुना 4 गुना हर चीज है। सऊदी अरब के पास युद्धपोत सबमरीन 32 है तो पाकिस्तान के पास 121 है। वहीं मिसाइल रेंज देखिए तो पाकिस्तान का 2750 है किलोमीटर, तो सऊदी अरब का 4000 किलोमीटर है यहां पर मिसाइल रेंज में, क्योंकि उसने बहुत जो भी खरीदा है उसने बहुत एडवांस सिस्टम खरीदा है। सऊदी अरब के पास पेट्रियट PAC-3 नाम का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जिसे अमेरिका ने बहुत कम देशों को बेचा है, बहुत कम देशों को दिया है, जिसको आपने देखा। यही वो डिफेंस सिस्टम है जो मक्का के बाहर भी तैनात किया गया था। अमेरिका के अलावा सऊदी अरब के पास चाइना की डोंगफेंग 21 बैलिस्टिक मिसाइल भी है, जिसे हाल ही में चाइना ने अपनी परेड में दिखाया था। अगर आपको याद हो, जो चाइना की परेड हुई थी उसमें जिस डोंगफेंग 21 बैलिस्टिक मिसाइल को दिखाया गया था, ये उसी की तस्वीर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। टॉप एंड जो बेस्ट हथियार, जो बेस्ट विमान है, जो बेस्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो सब सऊदी अरब ने खरीदे हुए हैं। ऐसे में विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर मिसाइल और उसके जो अन्य सबमरीन्स आप देख रहे थे कितने उसके पास हैं, और यहां पर टॉप एंड जो मिसाइल्स हैं। और ऐसे में दोनों की ये कोशिश है कि इस रिश्ते से इनको मजबूती मिलेगी डिफेंस के क्षेत्र में। इसी साल मई 2025 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 12,52,000 करोड़ रुपए की एक हथियार डील हुई, जिसके तहत सऊदी अरब को रॉकेट्स, मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियां, MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन मिलने वाला है। और ये सारे हथियार अब पाकिस्तान के लिए भी सुरक्षा की गारंटी बनेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि यह खबर इतनी बड़ी क्यों है हमारी नजर में। यह खबर इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि अगर ये सुरक्षा की गारंटी दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं तो ये इनके इतने हथियार नहीं होगा, इन दोनों के इतने हथियार हो जाएंगे। और सिप्री के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों में पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों देश शामिल हैं। सबसे पहले अगर यूक्रेन है तो दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर कतर, चौथे नंबर पर सऊदी अरब और 5वें पर पाकिस्तान। अब ये चौथा और 5वां नंबर अगर मिल जाएगा तो सोचिए ये कितना बड़ा चैलेंज है। जूम इन करके एक बार दिखा दीजिए। यूक्रेन, भारत, यूक्रेन सबसे पहले, भारत दूसरे नंबर पर है और उसके बाद कतर है, फिर सऊदी अरब है और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। तो ये कुल मिलाकर आपने देख लिया कि क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समझौते के बाद पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से भीख मांगना आसान हो जाएगा। चाइना, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद पाकिस्तान ने चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा 7% विदेशी कर्ज किससे लिया है? सऊदी अरब से लिया है। पहले नंबर पर चीन है जिससे उसने 22% कर्ज लिया है, दूसरे नंबर पर वर्ल्ड बैंक है जिससे 18% लिया है, तीसरे नंबर पर ADB है जिसे 15% लिया है और फिर सऊदी अरब जिससे 7% कर्ज लिया है। सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल और गैस से काफी दौलत कमाई है और आज सऊदी अरब दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान 43वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी, क्योंकि OIC अगर आप देखें जो तेल बेचने वाले देश हैं उनके लिए पैसा कमाना आसान रहता है। 18वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो, वहीं पाकिस्तान 43 नंबर पर है। पाकिस्तान जितने
डॉलर का लोन मांगने के लिए भीख मांगता रहता है, उतने पैसों का कच्चा तेल और गैस तो सऊदी अरब रोज बेच देता है। सऊदी अरब को हर दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री से मिलते हैं 5,000 करोड़ रुपए। उसकी आमदनी है सऊदी अरब की इतनी। और इसीलिए सोचिए पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ मिलना कितनी बड़ी खबर है। यहां से भारत की चुनौतियां बढ़ेंगी क्या? भारत ने अब जाकर पाकिस्तान की परमाणु जो धमकियां हैं उसकी हेकड़ी निकालनी शुरू की है, लेकिन अब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने इस रक्षा समझौते का फायदा उठाएगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस समझौते का अध्ययन करेगा और ये समझेगा कि इसका हम पर क्या असर होगा। लेकिन ये भी जानकारी दी गई, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, क्योंकि ये पहले से तय था और ये जानकारी इसके बारे में पहले से थी। इसीलिए मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये जानकारी दी है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि सरकार को पहले से जानकारी थी। ये देखिए, शब्दशः मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। इसमें साफ साफ लिखा है कि सरकार को द गवर्नमेंट वाज अवेयर, यानी सरकार को पहले से इस बात की जानकारी थी कि ये होने वाला है। इसी के साथ लिखते हैं कि ये लंबे वक्त से लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट, यानी लंबे वक्त से ये एक समझौता होने वाला था दोनों देशों के बीच में। एंड इस पे बहुत सारी बातें, बहुत सारे कंसिडरेशंस थे, लेकिन सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो भारत के सुरक्षा हितों को सबसे ऊपर रखेगी। और ये आज विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर जानकारी दी गई। वैसे ये समझौता तो हो गया, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या सऊदी अरब के लिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सुरक्षा की गारंटी देना इतना आसान होगा? पिछले 11 सालों में सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब ने भारत का साथ दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत आए थे और उन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर से जब भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाया था, तब भी पाकिस्तान चाहता था कि सऊदी अरब इसकी आलोचना करे, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया था। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। 2016 में सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और इसी साल अप्रैल 2025 में 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। और यहां बात सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों की नहीं है। 3.5 करोड़ की आबादी वाले सऊदी अरब में 26.5 लाख भारतीय लोग रहते हैं। सऊदी अरब में 15% कामगार भारतीय मूल के हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 14.3% कच्चा तेल और 18.2% नेचुरल गैस सऊदी अरब से खरीदता है। और आज भारत के लिए सऊदी अरब उसका चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सऊदी अरब के लिए भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और इसीलिए बड़ा सवाल यही है कि क्या अब ये रिश्ते इस समझौते के बाद बदल जाएंगे और क्या इस समझौते का फायदा उठाकर अब पाकिस्तान भारत में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा सकता है। वैसे इस समझौते ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के संदिग्ध रिश्तों को लेकर भी एक नई बहस छेड़ी है। अब तक सऊदी अरब पर यह आरोप लगते थे कि वो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का असली स्पॉन्सर था। और 1998 में जब पाकिस्तान ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का दावा किया था, उस वक्त सऊदी अरब के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रिंस सुल्तान अजीज अल सऊद खुद इस्लामाबाद पहुंचे थे और उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइली ठिकानों का दौरा भी किया था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे और बिल क्लिंटन इस दौरे ने उन्हें भी परेशान कर दिया था। और तब ये पूछा जाने लगा था कि क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में मदद की और क्या भविष्य में ये हथियार सऊदी अरब के भी काम आएंगे। और आज आप देखिए कि जिस सऊदी अरब के मक्का शहर में इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में फैला, अब उसने एक आतंक परस्त देश के साथ ऐसा समझौता किया है जो पाकिस्तान को हमले की स्थिति में सुरक्षा की गारंटी देगा। आज सऊदी अरब से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि जिस पाकिस्तान में आतंकवादियों ने शरण ली हुई है, उस पाकिस्तान पर हमले को सऊदी अरब खुद पर हुआ हमला कैसे मान सकता है। आप में से बहुत सारे लोग शायद भूल गए होंगे कि आज ही के दिन 18 सितंबर 2016 को उरी का आतंकवादी हमला हुआ था।
जिसमें भारत के 18 सैनिक शहीद हुए थे। और इसी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और सोचिए, आज ही के दिन यह खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो ये सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। इस तरह की एक डील पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हस्ताक्षर किए। खैर, जब पर्दे के पीछे चीन और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान की भारत के खिलाफ युद्ध में मदद कर चुके हैं और अमेरिका से भी पाकिस्तान को मदद मिलती रही है, तब हम नहीं डरे तो आज भी भारत डरता नहीं है। और हम उरी हमले में शहीद हुए अपने 18 सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि भारत इस मामले को गंभीरता से देखे। विनम्र श्रद्धांजलि पूरे देश की तरफ से। पाकिस्तान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किए हैं, जो सिर्फ 40 साल के हैं। आज हम उनके बारे में आपको जरा बताना चाहते हैं। इनकी छवि अब तक ये रही है कि वो कभी भी कट्टरपंथ के समर्थक नहीं रहे हैं। ये मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस की आप तस्वीरें देख रहे हैं, कभी भी ये कट्टरपंथ के समर्थक नहीं रहे। और अगर सऊदी अरब की सोच में एक इस्लामिक देश होते हुए बहुत बड़ा बदलाव आया है तो उसका श्रेय क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ही जाता है। अब मोहम्मद बिन सलमान को दुनिया MBS के नाम से भी जानती है और उनके लिए कहा जाता है कि वो कब क्या करेंगे इसका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। साल 2017 में जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने, तब इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया था, क्योंकि उस समय मोहम्मद बिन सलमान सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। सऊदी अरब के मौजूदा किंग, जिनका नाम है शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, उनकी 3 पत्नियां हैं और बच्चे हैं कुल 13, जिनमें कुल 7 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। ये उनका पूरा फैमिली ट्री हमने आपको दिखाया। इनमें भी मोहम्मद बिन सलमान सभी 7 भाइयों में सबसे छोटे हैं और वो किंग सलमान की तीसरी पत्नी के पुत्र हैं, जिसकी वजह से हर किसी को लगता था कि अभी उनका क्राउन प्रिंस बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से उनके पिता और सऊदी अरब के किंग इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बड़े बेटों से ज्यादा मोहम्मद बिन सलमान पर भरोसा किया, वो क्राउन प्रिंस बने। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने पिता को सऊदी अरब का किंग बनाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने उनके भाई और पूर्व किंग शाह अब्दुल्ला की हत्या की साजिश रची थी। और इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान ने अपने हाथ में एक ऐसी अंगूठी पहनी थी जिसे सिर्फ छूने से ही पूर्व किंग शाह अब्दुल्ला की मौत हो जाती, क्योंकि इसी अंगूठी में जहर था। ये बातें हैं कुछ जो वहां पर चलती हैं। हालांकि हकीकत में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई और वर्ष 2015 में किंग अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद शाह सलमान सऊदी अरब के नए किंग बन गए और इसके 2 सालों बाद उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया। सऊदी अरब में कई दशकों से सिनेमा पर प्रतिबंध था, लेकिन 35 सालों के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रतिबंध को समाप्त किया। सऊदी अरब में थिएटर्स के संचालन को मंजूरी दिला दी। आप कल्पना कीजिए कि जो कट्टरवादी लोग वहां रहे होंगे, उन्होंने कितना अपोज किया होगा, कितना इसके विरोध में बोला होगा, कितनी आवाजें बुलंद हुई होंगी। लेकिन क्राउन प्रिंस ने यह बड़ा और सख्त फैसला लिया, थिएटर्स खुलवा दिए, फिल्में चलने लगी। इसी तरह पहले सऊदी अरब में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए अबाया पहनना अनिवार्य था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इस अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया। बहुत कुछ सीखने को है तमाम मुस्लिम देशों के लिए MBS की सोच से। इसके अलावा पहले सऊदी अरब में महिलाएं खुद गाड़ी चलाकर काम पर नहीं जा सकती थी, लेकिन अब यह नियम भी समाप्त हो चुका है। वहां महिलाएं भी अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर गाड़ी चला सकती हैं। यह सबसे बड़े फैसलों में से एक था। तमाम पाबंदियां हटाने की तस्दीक थी, क्योंकि घर में अगर आप घर से दफ्तर के लिए नहीं जा सकते अपनी गाड़ी चला करके, तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और इस वजह से कई महिलाओं के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर ही सऊदी अरब में यह नियम बना कि वहां मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स की आवाज एक तय मानक से ज्यादा नहीं हो सकती। सोचिए, यह फैसला सऊदी अरब में, एक मुस्लिम देश में, एक मुस्लिम शासक लेता है। और इसीलिए यह बात दुनिया को हैरान करती है कि जिस क्राउन प्रिंस ने कट्टरवाद के खिलाफ लड़ी छेड़ी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये समझौता कैसे कर लिया। और इसी वजह से तमाम एक्सपर्ट्स ये समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल चेंज इस वक्त दुनिया में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब डरा हुआ है, जिसकी वजह से मक्का के बाहर उसने अपने सुरक्षा के लिए वहां पर डिफेंस सिस्टम तैनात किया, वो सऊदी अरब इस बात पर मजबूर हो रहा है कि वो न्यूक्लियर क्षमता वाले पाकिस्तान के साथ समझौता करे।